राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमामी होद्देदारां, तमामी सेल के सदर, ब्लॉक अध्यक्ष और तमामी पार्टी के अलग अलग सेल के अंदर तमामी पार्टी के होद्देदारां और पार्टी के तमाम वर्कर, दोस्तों और साथियों, मुझसे पहले हमारे तमाम ही साथियों ने आपके सामने अपनी बात को रखा और मैं समझता हूं कि हमारे तमाम ही मुकर्रिर ने अलग अलग हालात के ऊपर शहर के अंदर हमारे खिलाफ की पार्टियां जो हालात बनाने की कोशिश कर रही है, जो शहर की आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है और जो लोग नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, वो तमाम ही बातें मैं समझता हूं मुकर्रिर ने बोला, अपनी बात को रखा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब उसके चीफ है, प्रमुख है और इस बीच में एक महीना पहले सत्ता परिवर्तन हुआ और महाराष्ट्र सरकार के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो गई अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में और पार्टी दो हिस्से में बढ़ती हुई आज नजर आ रही। और शेख रशीद साहब ने पहले ही दिन ऐलान किया कि शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोग हैं और ऊपरी लेवल के ऊपर पार्टी को मिलाने की कोशिश लीडरान कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस महीने कोई ना कोई नतीजा अच्छा आएगा, ऐसी उम्मीद है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर तफसील बातचीत करेंगे। हमारी पार्टी के दो हिस्से हुए और मालेगांव शहर के अंदर मेरे खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अंधभक्त लोग, जो अंधभक्त होते हैं ना, वो लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए मेरी बदनामी करने की कोशिश की और शहर की आवाम के सामने शहर की आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। मैं तो हम लोग तो खामोश थे। आप लोगों को पता है कि मैं 1.5 महीने से मैं बीमार चल रहा था। हम लोग खामोश थे, लेकिन मैंने कुछ जवाब दिया और उसके बाद ये हालात पैदा हुए शहर के अंदर। अजीत दादा पवार साहब से मेरी खुफिया मुलाकात हुई। तो मुफ्ती साहब गेट पे पहरा दे रहे थे क्या? मेरी खुफिया अंदर मुलाकात हुई थी, गेट के ऊपर पहरा दे रहे क्या? क्या अजीत दादा बेल दबाए में तुम चाय लेकर आने वाले थे क्या? ये सवाल पैदा होता है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं अजीत दादा पवार और सरकार में शामिल होने के बाद भी शरद पवार साहब को नेता मान रहे हैं और हम शरद पवार साहब को नेता मानते, इसके लिए सरकार किसी की भी हो, हम शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए हम खुफिया मुलाकात नहीं करते। खुले तौर पर मैं जाकर मिला, अखबार के अंदर खबरें आई
और शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए हम लोगों ने पहल वापस शुरू कर दी। एक साल तो आपको खुला मैदान दिया गया। जब हम महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर से हट गए और शिंदे और भाजपा ने सरकार बनाई, तो आपको होटल ताज के अंदर जाकर आपने मुलाकात की और उसके बाद मुझे अच्छी तरीके से याद है कि होटल ताज के बाद आपने एबीपी माझा से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं उम्रे पे जा रहा हूं, सीएम साहब को कोई गलतफहमी नहीं हो जाना, इसके लिए मिलने के लिए आया था। कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है क्या, जो उनको खराब नहीं लगना था? अजीब बात है, सीएम साहब को खराब नहीं लगना। आप इसके लिए गए थे कि सरकार का बहुमत साबित होना था, स्पीकर का चुनाव होना था, और आप जानबूझकर आप तटस्थ रहे, गैर जानिबदार रहे। आपने इस शहर के मुसलमानों को और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को आपने धोखा देने का काम किया। आपने एमएलसी के अंदर आपके खासदार इम्तियाज जलील के साथ आपने अपनी प्राइवेट गाड़ी लगा दी और टैक्सी के अंदर कभी इस दर पर, कभी उस दर पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल के ऊपर आप घूमते रहे कि आपका कोई सौदा हो जाए। क्या हमको नहीं पता क्या आपने राज्यसभा के अंदर क्या किया, आपने एमएलसी के अंदर क्या किया, विधान परिषद के अंदर क्या किया? आपने डबल गेम किया और इस महाराष्ट्र के और इस शहर के मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। आपने फिरका परस्त पार्टी के उम्मीदवार को चुन कर लाने के लिए मदद की। यह मैं खुला जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आप जब से चुन कर आए, आपने इस शहर को धोखा दिया और एमआईएम ने इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है। मुझे बताओ, आप मुझे बताइए कि 2 दिन पहले अबू आसिम आजमी साहब ने कैसी आवाज उठाई? ट्रेन के अंदर मुसलमानों को एक पुलिस वाला गोली मार देता है, आवाज किसने उठाया? अबू आसिम आजमी साहब ने। हिजाब का मामला आया मुंबई के एक स्कूल के अंदर, आवाज किसने उठाई? अबू आसिम आजमी साहब ने। नीतीश राणा का जवाब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जब उसने ये कहा अंदर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था, उस वक्त किसने आवाज उठाई? आप तो बहुत इलेक्शन के वक्त हैदराबाद से आकर कौम मिल्लत की दुआई देते हो, मुसलमानों को मिल्लत के नाम पर नौजवानों को वर्गलाते हो और वोट ले लेते हो, और तुम्हारे दोनों लोग जाकर फिरका परस्ती के तलवे चाटते। इसका जवाब इस शहर की आवाम को और इस महाराष्ट्र की आवाम को देना पड़ेगा। या 5 साल के अंदर आप बताओ कि कोई कौम के लिए या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आपने एक आवाज अंदर असेंबली के अंदर उठाई क्या? यह जवाब आपको देना पड़ेगा। मेरा सवाल है, कब तक? जब मेरी खुफिया मुलाकात हुई तो तुमने यूसीसी की बात की। मैं आज बोल रहा हूं इस मंच से, इस राष्ट्रवादी भवन से, कि अगर जहां कौम की बात आएगी, जहां मिल्लत की बात आएगी, जहां मुसलमानों के खिलाफ काला कानून बनेगा, सबसे पहले शेख आसिफ और हमारे वर्कर शेख रशीद साहब की क़यादत में रोल के ऊपर निकलेंगे और सरकार की मुखालफत करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी उसकी हिमायत करे।
आपने, मेरा सवाल है ये शहर के आवाम से, और यहां पर हमारे मीडिया के साथी भी है, मैं इनके ही चैनल के ऊपर देखा था, अभी बकरीद की, ईद उल अजहा की नमाज के लिए ईदगाह के ऊपर तकरीर की गई। क्या तकरीर की गई? जनरल बात, लेकिन कभी भी जुल्म के खिलाफ, दादा भूसे के खिलाफ, फिरका परस्तों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला गया। और यह बोला गया कि अभी तो 100 सिविल कोड यूसीसी का कोई ड्रॉप ही नहीं आया है, तो उसकी मुखालफत करने की क्या जरूरत है? उसके बाद आपने मस्जिदों से कहा यह बात, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान नहीं किया कि मुसलमान एतराज दाखिल करे? क्या जमीयतुल उलमा ने ऐलान नहीं किया कि मुसलमान एतराज दाखिल करे? जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यह एतराज लगाता है कि किसको ऑब्जेक्शन है, तो आपने यहां के मुसलमानों के अंदर बेदारी नहीं लाते हुए आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक को डायनामाइट करने का काम किया। आपको क्या डर था? क्या डर था आपको कि मौलाना उमरान साहब, माफ करना मैं ये जुमला बोलने जा रहा हूं, कि मौलाना उमरान साहब से डर था कि ट्रिपल तलाक के वक्त, एनआरसी के वक्त, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बैनर के ऊपर जब मौलाना उमरान साहब ने ऐलान किया कि एहतजाज करना है, सड़कों पर निकलना है, तो उनकी एक आवाज पर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज के ऊपर लाखों मुसलमान रास्ते पर निकले। क्या आपको फिर डर था कि यूसीसी के मामले में फिर मौलाना उमरान अगर आवाज देंगे तो लाखों की आवाम रास्ते पर निकलेगी? क्या आपको डर और खौफ है? इसके लिए आपने डायनामाइट किया तहरीक को। और अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म में किसी को भी चुनना होता है, मजहबी मिल्लत के लिए काम करने वाले, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर तमाम ही मसलक के उलमा है, और इसके लिए हमने जिम्मेदारान ने फैसला किया और हम लोग वहां पर मौलाना उमरान से मिलने गए, हिमायत दी, बेदारी लाई, और जितना हमको जिम्मेदारी अदा करना थी हमने वो अदा की। और जब भी अगर ऐलान किया जाएगा ये काले कानून के खिलाफ में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब भी ऐलान करेगी हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, हर वक्त तैयार रहेंगे। पार्टी हमारे लिए 2 नंबर, लेकिन अगर जहां मुसलमानों के खिलाफ काला कानून बनेगा तो हम लोग सबसे आगे रहेंगे। और हम किसी भी सरकारों से, किसी भी पार्टी की सरकारों से हम डरने वाले नहीं है। मुझे अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। अबू आसिम आजमी साहब की पार्टी अलग है, लेकिन मेरा तजुर्बा उनके साथ 5 साल काम करने का है। अगर मैं आवाज उठाता था उस वक्त, और अगर फिरका परस्त हमारे मुकाबले में खड़े हो जाते थे, तो अबू आसिम आजमी साहब और हम लोग एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करते थे। एक मर्द आदमी आवाज उठा रहा था, फिरका परस्त उसको लटक रहे थे, उसके खिलाफ जहर उगल रहे थे, उसको गद्दार बोल रहे थे। आप, और अफसोस के साथ बोलना पड़ता कि जितने मुस्लिम लीडरशिप थी अबू आसिम आजमी का साथ देने के लिए खड़ी नहीं हुई। ये बहुत दुख की बात है। और उसके बाद आप पाखंड रहते हो शहर में, शहर को धोखा देने का काम करते हो।
इलेक्शन करीब आ रहा है, 4 साल गुजर गए। अब तुम्हारे सामने कारपोरेशन का चुनाव, तुम्हारे सामने असेंबली का चुनाव आएगा, पार्लियामेंट का चुनाव आएगा। जो लोगों ने तुम्हारे साथ में मिलकर आपको चुनकर लाने की मेहनत की, आपने 4 साल नजरअंदाज किया। अब ये शहर हिसाब मांगेगा, तो क्या हिसाब दोगे? ये शहर हिसाब मांगने वाला है, तो क्या हिसाब दोगे? तो आपने जनता के ऊपर इल्जाम लगाया कि टेंडर मैंने उनको दिया था और उन्होंने काम नहीं किया, बिल खा गया। बहरहाल चोर तो दोनों में से कोई एक है, और झूठ तो कोई बोल रहा है, यह तो बिल्कुल सच है। और मुझे शक है कि शहर के अंदर कारपोरेशन की रोड जहां बनती थी, कारपोरेशन के फंड से जो रोड बनती है, जानबूझकर उसी रोड के ऊपर एमएलए फंड डाला जाता है, काम कारपोरेशन के फंड से और बिल पीडब्ल्यूडी से निकलता, ऐसा मुझे शंका है, शक है। और भ्रष्टाचार किया जाता है। इसकी इंक्वायरी अगर होती है तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। मुझे हमारे पड़ोसियों से कोई दोस्ती नहीं है, इन्होंने जैसा किया वैसा भरना पड़ रहा है इनको भी। और ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है जनता दल के लोग, और ना वो दूध के धुले हुए हैं। सिर्फ हमारे डर और खौफ से, हमारी ताकत से, हमारे वर्करों की ताकत से ये एक होते हैं। और नहीं तो मैं आज चैलेंज करता हूं, मैं ये मानता हूं कि मुफ्ती इस्माइल साहब शहर के लीडर है, क्योंकि असेंबली उन्होंने लड़ा और मैंने लड़ा। शहर के 2-3 लीडर सिर्फ शहरी लीडर है, शेख रशीद साहब और मैं और मुफ्ती इस्माइल साहब, ये वर्सेस हमारा हमेशा चला है। और नहीं तो ये छोटे मोटे लोगों ने तो शहर के लीडर बोलने की इनकी औकात भी नहीं है, ये इन्होंने तो बोलना छोड़ देना चाहिए। और इनकी इसके लिए हिम्मत लगती है, ताकत लगती है। और है तो इन लोगों ने सामने हमने आके एक टाइम कौन ये शहर का लीडर है, पब्लिक किसके साथ है, सामने हमने आ जाओ, घोड़ा मैदान सामने है। और मैं तो ये मानता हूं और हमेशा बोलता हूं कि मारे मरद, मार खाए मरद, जीते मरद और हारे मरद, ये तो मैं बोलता हूं। और नहीं तो इन लोगों ने ये शहर को धोखा देना बंद करना। हमने देखा कि नेशनल पार्टी के लोग भी शहर में हाथ बांध कर पीछे खड़े रह रहे। अफसोस की बात है, हमारे एक पार्टी के उम्मीदवार के पास नेशनल पार्टी का सदर जाता है और उसको बोलता है कि तू राष्ट्रवादी के अंदर मत रहे, मैं देखो मुफ्ती इस्माइल से बोलकर तेको टिकट दिलवा देता हूं। ये पार्टी दूसरे के सदस्य, वो उसकी पार्टी की मेहनत नहीं कर रहा, उसका टिकट नहीं बांट रहा, बोले मैं मुफ्ती इस्माइल से बात करके तेरी सेटिंग करा देता, ये वार्ड उनका है। अफसोस की बात, ये शहर को कब तक धोखा दोगे, कब तक धोखा दोगे? और ये लोगों ने तो हमारी पार्टी, हमारे वर्करों से, हमारे लीडरान से, इन्होंने तो बहस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक आदमी होता है ऊपर से बहुत खूबसूरत, बहुत नूर और बहुत साफ किरदार का होता है,
इंसान की फितरत होती है, लेकिन इंसान ऊपर से कोई भी कलर का रहे, अंदर से काला नहीं होना चाहिए। और मैं आज से नहीं देख रहा हूं, ये 4-5 सीट के लिए जो ये ब्लैकमेलिंग करने का जो सियासत इस शहर में शुरू हुई, मुझे मालूम है कि स्टैंडिंग चेयरमैन मैं बन जाऊंगा, 5 लाऊंगा तो 7 लाऊंगा तो मुझे महापौर बना देंगे, डिप्टी मेयर मैं बन जाऊंगा, ठेकेदारी करूंगा, हरामखोरी करूंगा, करप्शन खोरी करूंगा कारपोरेशन में जाके। सिर्फ ये मकसद है इनका, ये शहर से इनको कोई लेना देना नहीं, ना ये कोई झुपड़पट्टी की आवाम से, ना पक्के मकान की आवाम से, ना बुनकरों से, ना मजदूरों से, ना गरीब से, ना अमीर से, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनके जाति स्वार्थ के लिए, जाति मुफाद के लिए ये लोग शहर में सियासत करते हैं। मैं इनको आज से नहीं देख रहा, मैं पहली मर्तबा कारपोरेटर बना, एजाज उमर साहब मेरे साथ, हम लोग पहली मर्तबा चुन कर आए, और ये कई लोग तो मेरे से पहले कारपोरेटर थे। अब शेख रशीद साहब भी कई लोगों के बाद मेंबर बने, सदरबंदिया बने, एमएलए बने, और एमएलए रहते हुए मुझको मेयर बना दिया, और सरपरस्ती में एमएलए भी शेख रशीद साहब ने मुझको बना दिया। ये मेयर की कुर्सी तक नहीं पहुंचे, अफसोस। तो कहां से अपने से खुश रहेंगे? हसद और जलन और दिल में काला, ये कभी तुम मिटा नहीं सकते। ये फितरत उनकी बन चुकी है कि तुम्हारे साथ ये कभी रह ही नहीं सकते, और हमेशा तुम्हारे मुखालिफ रहेंगे, जहर उगलने का काम करेंगे, क्योंकि उनके सामने का बच्चा जो पीछे से आया, उनको वटक करके विधानसभा के असेंबली के अंदर बैठकर ये शहर की क्यादत करा, ये कभी उनको कभी बर्दाश्त होगा नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। एकदम साफ अल्फाज में मैं आज आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बंबई के अंदर मुझे मालूम पड़ा कि कुछ लोग की दुकानें बंद हो जाती है, कारपोरेशन में हमेशा रोजी रोटी, पूरा खानदान वही रोजी रोटी खा रहा है, दुकानें बंद, फिर इलेक्शन आ रहा है। आप लोगों को, मीडिया वाले को पता नहीं है, नगर उद्यान के जो काम 8 करोड़ के निकले, 1000 खोली पहली गली का, मालेगांव सुलेमानी से लेकर मालेगांव स्कूल तक, ये कारपोरेशन का हिस्सा है उसमें। लेकिन ये काम जो बांटे गए 12% लिए गए, 12% से, और ये पैसा मुशारत चौक में जमा हुआ। नाराज लोगों को मनाने के लिए किसी को 2 करोड़ का काम, और डीलिंग हाईवे के एक होटल के ऊपर चिकन चिल्ली के साथ हुई, 12%। दूसरा नाराज था, उसको 1 करोड़। कोई ब्लैकमेल करता, मैं बहुत पहलवान हूं, मैं ऐसा कर देता हूं, समाज पलट देता हूं, बहुत नाराजगी, 2 करोड़ का काम 12% में खुश। कितने टक्के और कहां पर दिए गए मुझको सब पता है। और उसके बाद जिन लोगों ने हमेशा कॉर्पोरेशन की रोजी रोटी खाई, आज वो लोग मुशारत चौक के लीडर से कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, जो जो नाराज है मैं लाऊंगा। और मुंबई के अंदर नेशनल पार्टी के सदर भी, 7 कारपोरेटर वाले भी एमएलए के साथ बैठक करते हैं और बोलते हैं कि फिक्र मत करो, जनता दल वालों को भी हम साथ में लाएंगे, फिर एक महागठबंधन बनाएंगे और फिर शेख रशीद परिवार को हम खत्म करेंगे। मैं आज उन तमाम लोगों को बोलना चाहता हूं कि जब तक ये शहर की आवाम, ये शहर का गरीब, ये शहर का वर्कर जब तक हमारे अपने परिवार के साथ है, शेख रशीद साहब के साथ है और अल्लाह हमारे साथ है,
तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और जिस दिन ये शहर की आवाम ने चाहेगी और अल्लाह चाहेगा उसी दिन हम इस शहर से खत्म हो सकते हैं, नहीं तो तुम हमको खत्म नहीं कर सकते। आज मैं एलानिया बोल रहा हूं ये बात। मैं आज ये एलानिया बोल रहा हूं कि ये तमाम ये जो इनका धंधा शुरू है, ये सिर्फ सत्ता के लिए, अपने मुफाद के लिए ये एक होते हैं। और शेख आसिफ जो इतना खटकता है, तो अगर इनको कोई रुकावट सबसे बड़ी है, अगर ये करप्शन करते अगर कोई रुकावट बनता है तो शेख आसिफ, अगर ये भ्रष्टाचार करते अगर कोई रुकावट पर बनता है शेख आसिफ, अगर ये कब्रिस्तान की जमीन बेच के खाते हैं अगर कोई रुकावट बनता है शेख आसिफ, कि इसका दबदबा क्यों रहता है, इसकी बात क्यों सुनी जाती प्रशासन में, इसके लिए सबसे ज्यादा खटकने वाला है। और मैंने इनकी कभी परवाह नहीं की, खुदा कसम बोलता हूं, इनकी कभी परवाह नहीं की और ना कभी इनसे डरा, क्योंकि शेख रशीद साहब ने डरना सिखाया ही नहीं और ना हम कभी डरने वाले लोग हैं। सिर्फ सियासत में सीट कम ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। हार और जीत होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप चाहोगे कि जमीन से हमको खत्म कर देने की, लेकिन जब तक मेरा अल्लाह चाहेगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारा वर्कर चाहेगा जब तक जिंदा रहेंगे, तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं। अब मैं जनता दल वालों का भी इंतजार है कि कब प्रेस होगी। मैं तो चोर समझ रहा हूं आज तक, चाहे अमीन फारूक उसकी सफाई दे, मैं मानता हूं तो नहीं, क्या कोई स्कूल का टीचर सफाई दे, ये सारी चीज मैं नहीं मानता। अभी और मैं एक बात भूल गया टेंडर की, वो एक वीडियो चल रही थी, कोई अतर साहब नाम के है कोई, बोले जो लोग वार्ड का काम नहीं कर सकते, बाजू में तनकीद थी, वो हमारे पड़ोसियों को तनकीद थी। मैं आपको बोलूं, आने वाले फंड के अंदर इनको भी एक करोड़ का लड्डू है। और लड्डू का क्या मालूम, मच्छी बाजार का रोड जो बनेगा, बोले वो टेंडर तेको दे दिया जाएगा, वो उनके गुण गाने लगा है। किसी को और बोला गया कि तेको रमजानी मस्जिद वाला रोड दे दिया जाएगा। ये सब लड्डू बांटने के काम शुरू है, लेकिन अब ये शहर की आवाम ये चाह रही है कि अगर किसी पे इल्जाम लगा है और उनके ही अपने साथियों पे इल्जाम लगा है, तो भ्रष्टाचारी कौन है, झूठ कौन बोल रहा है, ये शहर के सामने जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर अगर बात सामने नहीं आएगी, तो मैं भी चोर समझूंगा। कोई तो एक चोर है और ये दोनों ही एक हम्माम में नंगे हैं। ये इस तरीके की बात इस शहर के अंदर चल रही है और मैं भी यही समझ रहा हूं। दोस्तों और साथियों, आज ये पार्टी ऑफिस के ऊपर मीटिंग लेने का जो मकसद है, हम एक एक चीज का जवाब देना सीख जाए, हमारे वर्कर भी, हमारे जिम्मेदारान भी। और यकीन जानो, मैं माफी के साथ कुछ लोगों से बोलना चाहता हूं कि शहर के अंदर ये छोटी छोटी पार्टियां अपना जमीन तलाश करने की शुरुआत करती है इलेक्शन के वक्त, तो कुछ हमारे साथी वो हम लोगों से नाराजगी बताते हैं, यानी वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि फला पार्टी में हम चले जाएंगे, फला पार्टी में चले जाएंगे। यकीन जानो, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं कि शहर के अंदर शेख रशीद परिवार जैसा खिदमत करने वाला, आपको लेकर चलने वाला कोई लीडर नहीं मिल सकता। हम बैठकर भी आपकी बात सुन लेते हैं, झुककर भी आपकी बात सुन लेते हैं और समझ के हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूं
कि पहले मुहर्रम में शेरबाग बहुत निकलते थे, 10 दिन का ही रहता था, आखिरी दिन उसकी सवारी ठंडी होना ही है, पक्की सवारी ठंडी होती है। और ऐसी है शहर के अंदर कुछ पार्टियां, ये 10 दिन के रहते हैं, इनकी सवारी ठंडी होना ही है। मैं तो आज जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, नोट कर लो मेरी बात, ये सब हमारे सामने एक हो गए, एक गठबंधन बनाएंगे, हमारा मुकाबला करने लगेंगे। फिर ये कितने हम्माम में नंगी थे, किसने किसकी पैंट उतारी, किसने किसके कपड़े उतारे, किसने कितना भ्रष्टाचार किया, किसने किस पे कितना इल्जाम लगाया, किसने किसकी जातियात पे बोला, किसने किसके काम पर खड़ा डाला, किसने मेरे फंड के काम भर दिया, ये सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। मुझको समझता है और हमको भी समझता है, लेकिन आज यहां से जाने के बाद हम लोगों को पार्टी के लिए शेख रशीद साहब के नेतृत्व में, क्यादत में, हम लोगों को इनका जवाब देना है और आवाम के काम करना है। और अब हमको खामोश बैठना नहीं है। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं कि हमारी पार्टी के वर्कर हमारी जिम्मेदारान पर और लीडरान पर, लीडरशिप के ऊपर अगर कोई भी पार्टी के, अगर सोशल मीडिया या कोई भी लीडरान अगर जातियात पर हमला बोलेगा तो हम लोग भी जातियात पर जवाब देंगे। ये बात मुझे नहीं बोलना है, लेकिन मैं जानबूझकर बोल रहा हूं कि हम लोग भी बख्शिश नहीं करेंगे, रिप्लाई हम लोग भी जरूर देंगे। ये बात को नोट कर लेना चाहिए, इसके अंदर आप कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज इसमें नहीं होगा। और मैं आज एक ऐलान करता हूं, असलम भाई ने बताया, घर पट्टी घर पट्टी घर पट्टी, शहर की आवाम बोर हो गई और शहर की आवाम को इतना इत्मीनान है, इतना मुतमईन है कि अगर कोई भी मसला आ जाए तो राष्ट्रवादी भवन से यह हल होने ही वाला है। इसके लिए वो किसी के साथ उठ और किसी पे भरोसा और विश्वास नहीं करते। मुझे बताओ तो कमिश्नर के खिलाफ कौन से लीडर ने आज तक बयान दिया, मुझे बता दो। ये प्रशासक बैठा है ना, एक साल में इसने मार्च तक बजट चलता है, जब मार्च से बजट पास होता है तो एक साल मुकम्मल वो बजट चलता है। मेरी मालूमात यह है कि बजट मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। टक्का लेकर 10% दो और बजट लो, 10% दो और बजट लो। और जिस इलाके की आबादी 70% है वहां पर हक सिर्फ 30% दिया जा रहा है, और जिस तरह की आबादी 30% है वहां पर 70% दिया जा रहा है। हम भेदभाव की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसकी ज़हन खराब है, कोई शख्स अगर जिम्मेदार है, प्रशासक है, अगर उसकी नीयत खराब है, उसका ज़हन खराब है, तो उसके खिलाफ में हमको लड़ना पड़ेगा और उसके काले कारनामे के खिलाफ में रहना ही पड़ेगा। और हम लोग उसके खिलाफ में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, चाहे हमको हाईकोर्ट जाना पड़े। यह सबको मैनेज कर सकता है, सबको अपने एंटी चैम्बर में बैठा सकता है, सबको यह बजट दे सकता है करप्शन करने के लिए, लेकिन हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। घर पट्टी का सिर्फ सर्वे हुआ और इसने प्रशासक ने ठहराव पास कर दिया खुद के पावर से और घर पट्टी बढ़ाई। 1 नंबर प्रभाग में वो भी हमारे भाई है, 1 नंबर प्रभाग में आज तक घर पट्टी का सर्वे नहीं हुआ, आज तक घर पट्टी बटी नहीं, और 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर प्रभाग में बढ़ गई। ये एक शहर में 2 कानून कैसे चलेंगे? इसके खिलाफ, और जो इसने जानबूझकर प्रशासक बोलकर है घर पट्टी का रेट बढ़ाया, उसके खिलाफ आने वाले हफ्ते में उसके ऊपर स्टे लेने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत से मैं अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात करूंगा
और उस पर स्टे मांगने की कोशिश करूंगा कि यह कमिश्नर के ऑर्डर पर स्टे दिया जाए, पुरानी घरपट्टी वसूल की जाए और नई बॉडी जब आ जाएगी उसके बाद यह प्रपोजल लाया जाए और बॉडी उसको नामंजूर करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इसके लिए मैं आज ऐलान करता हूं और वर्करों से, लीडरान से मेरी गुजारिश है कि आप लोग आज से, अभी से पार्टी को मजबूत करना, इनका मुकाबला करने के लिए, इनके अखंडे को हम लोगों को नाकाम बनाना है, इनकी नाकामी शहर को बताना है। इन लोगों इतने नाकाम साबित हुए, सिर्फ एक काम पर 4 जगह यूट्यूबरों को ले जाकर दौरे कराना और इस शहर को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए हम लोगों को इनके खिलाफ रहना है और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी वापस एक होगी, वापस बड़े लीडरान के अंदर सुलह हो जाएगी और एक पॉलिसी विचारधारा के ऊपर, सेकुलर विचारधारा के ऊपर, अगर आज हमारी पार्टी अगर सरकार में शामिल हुई, लेकिन हमारी विचारधारा पार्टी की और हमारे वर्करों की विचारधारा और हमारी अपनी विचारधारा जो सेकुलर है, सभी समाज, सभी धर्म को साथ लेकर चलने की, इंशाल्लाह उसके अंदर बाल बराबर भी फर्क नहीं आएगा। यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आइंदा हम लोग ऐलान करेंगे, हो सकता 15 अगस्त से पहले या 20 अगस्त से पहले शेख रशीद साहब की क़यादत में एक बड़ा जलसा हो और वहां से हम लोग इन लोगों के खिलाफ, ये शहर के विकास के लिए, शहर के दौलत के लिए, हमारे मुखालिफ का जवाब देने के लिए एक बड़ा जलसा लेकर हम लोग वहां से हमारा आगाज करेंगे। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कॉरपोरेशन का चुनाव, असेंबली का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, हम लोग फिरका परस्त ताकतों को हम लोग नाकाम बनाने के लिए एकजुट होकर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हमें और हम सब लोगों को आज यहाँ पर उठने के बाद ये तय कर यहां से निकलना है। और हम लोग को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो, शिंदे गठ हो, जो फिरका परस्ती की जा रही है इस देश के अंदर, अभी हरियाणा में क्या चल रहा, राजस्थान में क्या हो रहा है, अलग अलग ममालिक में क्या हो रहा है, अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर ट्रेन के अंदर क्या हुआ, ये सभी मामले के अंदर हम लोगों को इनके खिलाफ में लड़ना है और जीतना है। इतना ही बोलते हुए आज की मीटिंग के लिए आप लोग बड़ी तादाद के अंदर आप लोग शरीक हुए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मीडिया के भी साथियों को शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।